तलाश पार्ट 4 बाय संजू नागपाल वधावन। अंश की मोटिवेशनल क्लासेस बच्चों में धीरे धीरे परिवर्तन ला रही थी। ये क्लासेस प्रत्येक बच्चे को उनकी विशेषताएं और ताकत से अवगत करा रही थी और उन्हें ज़्यादा केंद्रित होने में सहायता कर रही थी। बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर ये क्लासेस अटेंड करते थे। मोहन ये क्लास तो अटेंड करता ही था, इसके अतिरिक्त अंजलि भी उसे प्रतिदिन प्रेरित करती रहती थी। उसे समझाती थी कि कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा से ज़्यादा या कमतर नहीं होती। अगर उन बच्चों को इंग्लिश तुमसे ज़्यादा अच्छी आती है तो हो सकता है तुम्हें हिंदी उनसे ज़्यादा अच्छी आती हो। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसका जानना अच्छी बात है और शायद आवश्यक भी, परंतु किसी भी भाषा का जानना या ना जानना तुम्हें किसी से कम या बड़ा नहीं बनाता। वह बच्चे अगर अमीर हैं तो क्या हुआ, तुम्हें अपनी प्रतिभा पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे पास उन बच्चों जितनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, इसके बावजूद भी अगर तुम जिंदगी में कुछ कर पाते हो तो तुम अपने ऊपर गर्व कर सकोगे। तुम सकारात्मक सोच के साथ देखोगे तो तुम्हारी आवश्यकताएं और अभाव तुम्हारी प्रतिभाओं को ज़्यादा उजागर करते हैं। एक कहावत है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आशीष की क्लासेस भी शुरू हो गई थी। आशीष प्रोफेशन से सीए था। वह ये क्लासेस शौकिया तौर पर लेता था। प्यार का घरौंदा में उसे बच्चों के साथ समय बिताना तो अच्छा लगता ही था, बाकी सबके साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा लगता था। इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, ये सब मैं और मेरे परिवार से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। क्लासेस के बाद भी ये सब कुछ समय साथ साथ गुजारते थे। ऋतिक ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की थी और अब वह उद्यमी था। अंजलि और ऋतिक के कारण अधिकतर बच्चों की साइंस की नींव काफ़ी मजबूत थी। अंश एक प्रतिष्ठित कॉलेज में गणित का प्राध्यापक था। सुचिता ने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की थी और उसके 2 उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके थे। आशीष एक मिलनसार व्यक्ति था। उसे अलग अलग विषयों पर लोगों से बात करना, उसकी राय जानना अच्छा लगता था। इसलिए अब इन लोगों की चर्चा का दायरा काफ़ी बढ़ गया था। अब ये सब राजनीति, करंट अफेयर्स और सामाजिक विषयों पर भी बात करते थे। धीरे धीरे ये सब अलग अलग विषयों पर एक दूसरे के विचारों से अवगत हो रहे थे। कभी कभी तो अच्छी खासी बहस हो जाती थी। अंजलि अक्सर चुप रहती थी। आशीष पूरी कोशिश करता था कि वह भी इसमें भागीदार बने, इसलिए कई बार वह उसे इंगित करके पूछता, अंजलि आप क्या सोचती हैं इस बारे में। पहले आशीष अंजलि को मिस अंजलि या अंजलि जी कहकर पुकारता था, परंतु अंजलि ने ही ये कहकर उसे मना कर दिया कि वह सब यहाँ पर साथी हैं, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। सुचिता ने भी अंजलि का ये कहकर साथ दिया, हाँ भैया हम सब यहाँ एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। अंश और ऋतिक अपनी व्यस्तता के कारण एक नियत समय के बाद नहीं रुकते थे, परंतु आशीष वहाँ के प्रबंधन को समझने और चलाने में भी अंजलि की कुछ सहायता करना चाहता था। इसलिए सुचिता और आशीष कई बार बाद में भी रुक जाते थे। ऐसे ही एक दिन जब अंजलि ने उन्हें चाय के लिए पूछा तो आशीष ने कहा, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, चलिए आज वहाँ चलकर कॉफ़ी पीते हैं। अंजलि पहले तो कुछ हिचकिचाई, परंतु जब सुचिता ने जोर देकर कहा, चलिए ना अंजलि, आप तो कभी बाहर निकलते ही नहीं, तो अंजलि मान गई। अंजलि को भी वहाँ के कॉफ़ी और स्नैक्स काफ़ी पसंद आए। इसके बाद वह कई बार वहाँ गए। आशीष अक्सर निहारिका, अपनी पत्नी, अपने मित्रों और अपने क्लाइंट के बारे में बात करता था। बहुत बार अपने कॉलेज के मज़ाकिया किस्से भी शेयर करता था। बात करते करते वह अक्सर अंजलि से उसके मित्रों और कॉलेज के बारे में बात करने लगता, परंतु जब उसे लगता कि अंजलि इससे असहज होती है तो वह टॉपिक बदल देता। जब से
प्यार का घरौंदा शुरू किया था, अंजलि ने अपने आप को पूरी तरह से इसे समर्पित कर दिया था। ऐसे लगता था जैसे उसने अपनी निजी ज़िंदगी को ताक में रख दिया हो। वह अपने आप को तब तक इतना व्यस्त रखती थी कि जब तक वह थक कर सो नहीं जाती थी। लगता था जैसे वो अपने आप से मिलने से कतराती है। कभी-कभी लखनऊ से अपने माता-पिता और भाई से मिलने जाती थी, या उसके माता-पिता और भाई उससे मिलने आते तो उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते। अंजलि ये कहकर टाल देती कि वह परेशान मत हो, वह खुश है, अब यही बची उसकी ज़िंदगी है। किंतु पिछले कुछ दिनों से वह कुछ विचलित सी थी। उसे लगता था कोई उसे अतीत की तरफ धकेल रहा हो। एक दिन दादी माँ अंजलि को कहती है, बेटा तुम कुछ बहुत थकी हुई सी लग रही हो, आओ मैं तुम्हारे सिर में मालिश कर दूँ। अंजलि चुपचाप आकर उनके पास बैठ जाती है और दादी अच्छे से उसके सिर में मालिश करती है। तब अंजलि उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा अब तुम शादी कर लो। अंजलि कुछ खोए-खोए से स्वर में धीरे से कहती है, उसने की ही नहीं। किसने? दादी माँ हैरानी से पूछती है। अंजलि जैसे अचानक से सचेत होती है और कुछ नहीं कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगर आप तलाश पार्ट 1, 2 या 3 देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।